बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। इट इज़ अबाउट वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है उनकी टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू नेचर जो है फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी में बी कांस्टेंट, आर रेशो। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है, फेजर हो सकती है, टेंसर हो सकती है। ये सारी जो हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये विद रिस्पेक्ट टू जो है वो क्या है, नेचर है। हमने जो डिस्कस करनी है वो स्केलर एंड वेक्टर, एंड चैप्टर नंबर 2 डेफिनेटली इज अबाउट वेक्टर्स, तो उसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है बड़ा सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। फॉर एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वैसे भी रेगुलर लेक्चर्स में जो है वो टीचर्स आपको साथ साथ गाइड करते रहते थे कि हर जो क्वांटिटी है हर डेफिनेशन के साथ बताते थे कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। सो इसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शंस आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, मोमेंटम एंड डेंसिटी। इट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए बड़ा क्लियरली कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, बट मोमेंट जो है, मोमेंटम जो है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है, और स्केलर जो जिनके साथ डायरेक्शन जो एसोसिएट नहीं होती उनको हम कंप्लीट रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के सिस्टम्स जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पर जो है 2 डायमेंशनल सिस्टम एंड 3 डायमेंशनल सिस्टम। 2 डायमेंशनल सिस्टम में वी जस्ट नीड वन एंगल टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। उसमें एक बात याद रखिएगा, एक सिंपल रूल है कि जो 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है उसमें जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लेते हैं in the anti-clockwise direction. So वेक्टर चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जो डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट करनी है वेक्टर की वो हमने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो लेनी है, इसके साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है इसमें जो है वो हमें जो है वो 3 डायमेंशनल सिस्टम जो है इसमें जो हमें 3 एंगल्स रिक्वायर होते हैं किसी भी वेक्टर की कंप्लीट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो x के साथ एंगल बनना होता है यूजुअली जो है वो उसको हम लेट्स से एक वेक्टर है उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा। y के साथ जो है वो एंगल जो उसको उसको नाम दे देते हैं बीटा, एंड यूजुअली जो है वो z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसको हम नाम देते हैं गैमा। इसमें तो रूल होता है कि हमने जो एंगल लेना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें ऐसा रूल नहीं है, इसमें हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल ले लेना होता है। और जो है एक्स एक्सिस के साथ हम कह देते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ हम कह देते हैं बीटा, एंड सिमिलरली जो है वो जी एक्सिस के साथ हम कह देते हैं गैमा। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि जो वेक्टर्स एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है इसके लिए जो है हम स्पेशल रूल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हेड टू टेल रूल। बेटा एग्जांपल के तौर पर let 2 vectors a and b। याद रखिएगा कि जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो उनके इन बिटवीन जो एंगल होता है वो हमेशा बिटवीन द टेल्स ऑफ द 2 वेक्टर लेते हैं। इसे सुन लीजिएगा, जो एंगल है बिटवीन द 2 वेक्टर्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर होता है, नॉट हेड एंड टेल। अब अगर हमें इनको जो है वो ऐड करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो जैसे आपको पता है कि जी हम वेक्टर a जो है इसके हेड से वेक्टर b जो है उसकी टेल जो है उसको कनेक्ट करेंगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर होगा, और इसको हम नाम क्या दे देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हम क्या देते हैं प्लस b। अच्छा, हमें पता है कि वेक्टर एडिशन जो है इसमें कॉमेंटेटर तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, आंसर जो है वो सेम ही आएगा।
जब कोई वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, ये भी वेक्टर एडिशन की तरह होती है, पर जो सेकंड वेक्टर है हम उसकी डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स बना देते हैं। नेगेटिव कैसे बनता है किसी वेक्टर का, अगर बी वेक्टर जो है इसका मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं मैग्नीट्यूड सेम रखूंगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दूंगा तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। सो वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन सेम ही होती है, जस्ट हमें सेकंड वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो आप देखें कि अगर मैं वेक्टर जो है इसको ए ड्रॉ किया, अब बी जो है उसकी डायरेक्शन हमने रिवर्स कर ली थी तो ये माइनस बी हो गया। अब जो रिजल्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं कि ये रिजल्टेंट होगा ए प्लस माइनस बी, या इसको आप कह सकते हो ए माइनस। सो बेटा आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं फिगर से भी, तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करती है, वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर जो है वो उनको हम ऐड करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल रूल, जिसको हमने नाम दिया हेड टू टेल रूल। जैसे कि हमें पता है सिंपल अरिथमेटिक रूल इसमें यूज नहीं करते, लेकिन अंडर द स्पेशल केस जो है वो समटाइम्स हम इनको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं, अगर दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हों, if two vectors are parallel to each other, then हम उनको सिंपल ऐड कर सकते हैं, और याद रखिएगा उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सपोज करें हमें दो फोर्स वेक्टर गिवन है, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। सो इनका जो रिजल्टेंट है वो, अगर तो ये दोनों पैरेलल है, हम कहेंगे 4 + 3, तो आंसर वुड बी 7 न्यूटन। सो मैक्सिमम जो है वो आपके पास रिजल्टेंट आएगा अगर जो है वो दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, आप उनको ऐड करते हो तो रिजल्टेंट वुड बी मैक्सिमम। सिमिलरली अगर दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अब इस केस में रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आएगा, और इसमें भी हम सिंपल अरिथमेटिक रूल से उनको माइनस कर देंगे। तो अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, हम कहेंगे 4 - 3, और रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा, वो 1 न्यूटन। सो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल विद जो है वो गिवन पेयर ऑफ फोर्सेस गिवन हो सकती हैं, कोई भी वेक्टर गिवन हो सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो सकता है। अब देखो बेटा, इसमें जो है वो हमने ना रेंज देखनी होती है। अब हमें पता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेलल रखें तो रिजल्टेंट आता है मैक्सिमम, और एंटी पैरेलल रखें तो रिजल्टेंट क्या आता है, मिनिमम। यहाँ भी हम इनकी रेंज चेक कर लेते हैं। अब हमें दो फोर्स वेक्टर गिवन है, एक 5 न्यूटन, दूसरा 7 न्यूटन। तो अब देखो इनका जो मैक्सिमम है वो क्या आ रहा है, 5 न्यूटन + 7 न्यूटन, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो कितना पॉसिबल है, 12 न्यूटन। और मिनिमम रिजल्टेंट जो है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कितना पॉसिबल है जी, 7 न्यूटन - 5 न्यूटन, कितना, 2 न्यूटन। इट मीन्स कि अंडरस्टूड है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन से लेकर कितना हो सकता है, 12 न्यूटन तक पॉसिबल हो सकता है बाय हेड टू टेल रूल। उसमें देखें कि अब गौर करें कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है कि यहाँ अगर ऑप्शन में देखें तो 2 न्यूटन जो है वो पॉसिबल है, 9 न्यूटन जो है वो भी पॉसिबल है, 5 न्यूटन भी पॉसिबल है, बट 1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो इसकी रेंज में नहीं आता। इसी तरह से अगर यहाँ 13 न्यूटन ऑप्शन में होता वो भी पॉसिबल नहीं है। सो आपने क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने उनको जो है वो ऐड कर लेना है एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपके पास रेंज आ जाएगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो जो है कितने से बड़ा नहीं हो सकता और किससे लेस नहीं हो सकता। बेटा जब हेड टू टेल रूल से हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन में, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सपोज करें ए एंड बी देयर आर 2 वेक्टर्स एंड इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। हमें जो है इनको हेड टू टेल रूल से लेट से ऐड करते हैं, वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स से कि इनके इन बिटवीन जो हम कह रहे थे एंगल जो है वो ए एंड बी जो है उनके इन बिटवीन एंगल था थीटा। लेट्स से जो रिजल्टेंट हमने गेट किया है उसका एंगल जो है वो सपोज कर लेते हैं इज
अल्फा। तो बेटा अब इसका ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना जो वेक्टर b है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। इफ इट इज थीटा तो थीटा के ऑपोजिट जो है वो कौन सा होता है कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू b sin थीटा, ये वाला b cos थीटा। अच्छा अब गौर करो कि अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन या एंगल बताना हो तो वो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, अल्फा इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। सो यहाँ देखो y कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ क्या बन रहा है b sin थीटा। सो ये b sin थीटा। व्हाट इज x कंपोनेंट? a प्लस b cos थीटा, ये टोटल x कंपोनेंट है। सो a प्लस b sin थीटा। इट मींस इस फॉर्मूले से हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसमें हम कहते हैं कि वो x कंपोनेंट का होल स्क्वायर होता है प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे x कंपोनेंट इज a प्लस b cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज b sin थीटा। तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोसाइन फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। उसको हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो बेटा इस फॉर्मूले से हम जो है वो रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई भी एंगल गिवन हो, किसी भी एंगल पे दो वेक्टर्स गिवन हो और उनका हमें पूछा जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, या फिर कह दिया जाए उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा कोसाइन फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 0 जो है वो क्या होता है 1, सो 2ab। नाउ अगर दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज cos 180 जो है वो -1, सो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab जो है। नो अगर एंगल है 45 तो ये जो साइन वाला फॉर्मूला है इट रिड्यूसेस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos थीटा जो है cos 45 जो है वो क्या होता है 1 by square root 2, सो 1 by square root 2। अब 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं square root 2 into square root 2, इस square root 2 से कैंसिल हो जाएगा। इट मींस कि ये वाला फार्मूला जो है इट रिड्यूसेस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस square root 2ab। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम एंगल जो है वो क्या हो 90, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब जो है दिस फार्मूला रिड्यूसेस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उनको हम ऐड कर रहे हैं तो यही वाला रिजल्टेंट का फार्मूला यूज होता है ना। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि एंगल कितना होता है 90, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उनको हमें जो है वो ऐड करना है, उनका जो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो उसके लिए जो है ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है। बट अब एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 0 के लिए जो है ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच वेक्टर सम इज 0। अब बेटा इसमें कीवर्ड जो है इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा वो क्या है अनइक्वल। अगर वेक्टर जो है वो अनइक्वल हो सो मिनिमम नंबर जो है वो कितने चाहिए होंगे 3 ताकि उनका वेक्टर सम 0। वो कैसे? अगर हमारे पास 3 फोर्स वेक्टर हो और उनका अगर हम बना दें क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन बन जाए हम कहेंगे उनका जो रिजल्टेंट है वेक्टर जो है वो क्या होगा 0 देगा a प्लस b प्लस c। बट शर्त क्या है जी क्लोज पॉलीगॉन बनना चाहिए। क्लोज पॉलीगॉन बन जाए हम जो है उनका जो रिजल्टेंट है उसको कह देते हैं तो वो क्या होगा 0 वाला वेक्टर। सिमिलरली अगर जो है वो कहेंगे कि यहाँ पर कीवर्ड हो नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल में तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है
तो उनका जो है वेक्टर सम जो है वो डेफिनेटली जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसमें हम कहेंगे a प्लस माइनस a, तो वो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर होगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स whose vector sum can be 0, वो कितने होंगे, 2, और द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स whose vector sum can be 0, वो आंसर क्या होगा, 3। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में, which of the following pair of forces can give us 0 result, and आपको तो 3 फोर्सेस गिवन होंगे। अब इसमें एक मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, सिंपल सा रूल है। देखिए बेटा 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इनकी क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आप अगर इस तरह से देखोगे कि कहाँ क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है, उनका रिजल्टेंट 0 होगा, और जहाँ क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन सकती उनका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए एक सिंपल रूल याद कर लें, जो स्मॉल वाली फोर्सेज होंगी, स्मॉल वाली फोर्सेज उन पेज में आपने देखनी है, उन दोनों का जो सम है वो जो थर्ड फोर्स है उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। इसे बोल रहा हूँ, जो स्मॉल वाली फोर्सेज है उनका जो सम है वो थर्ड जो रिमेनिंग फोर्स है उससे उसके इक्वल या उससे ग्रेटर अगर हो तो वो क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है। अब देखो ये 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन कितना हो गया, 20 न्यूटन, एंड 20 न्यूटन जो है इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, इट मींस कि क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है और इसका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। नाउ सेकंड ऑप्शन की गौर करते हैं, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, आंसर 20 न्यूटन एंड इज इक्वल टू द थर्ड रिमेनिंग फोर्स है 20 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज पॉलीगॉन इस वाले केस में भी बन सकती है। आप देखो ना 10 न्यूटन दोनों को ऐड करके आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन पर गौर करते हैं, 10 न्यूटन दोनों का आंसर जो स्मॉल वाली फोर्सेस को ऐड किया 20 न्यूटन, बट इट इज अगर आप गौर करो तो इट इज लेस देन द थर्ड रिमेनिंग फोर्स, इट मींस कभी भी जो है वो क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन सकती। लास्ट वाला देखें, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इज 20 न्यूटन एंड इट इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन, जो थर्ड वाली रिमेनिंग फोर्स है, इट मींस इससे भी क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है। सो आपने क्या देखना है, स्मॉल वाली फोर्सेस को अगर 3 का पेयर दिया हुआ है, आपने स्मॉल वाली फोर्सेस को ऐड करना है, जो थर्ड रिमेनिंग फोर्स है उससे कंपेयर करना है, अगर तो उससे ग्रेटर या इक्वल हो क्लोज पॉलीगॉन बन सकती है। लेकिन अगर जो है वो जो स्मॉल वाली फोर्सेस पे ऐड करने से वो थर्ड जो रिमेनिंग फोर्स है उससे लेस आ जाए, स्मॉलर हो, फिर क्लोज पॉलीगॉन नहीं बन सकती। ओके बेटा, नाउ लेट अस डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। एक वेक्टर को जो है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बेटा स्केलर दो तरह के होते हैं। एक स्केलर है जिसको हम कह सकते हैं कि डायमेंशनलेस स्केलर, ठीक है जी। डायमेंशनलेस स्केलर जो है फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, नंबर, ठीक है, पाई 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, इसके साथ कोई यूनिट ना हो तो वो हम डायमेंशनलेस स्केलर कहते हैं। इसी तरह से स्केलर जो है वो डायमेंशनल स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, मैस है, मैस इज अ डायमेंशनल स्केलर, जो इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और डायमेंशनल स्केलर फॉर एग्जांपल एनी नंबर 2 3 4 5 जो है वो पाई के डायमेंशनलेस स्केलर है। अगर हम किसी भी वेक्टर को डायमेंशनलेस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है a, आप इसको जो है वो लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। लेकिन आप उसको अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा और उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें आइदर नेगेटिव नंबर से, मैग्नीट्यूड उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बस फर्क ये पड़ता है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन बदल जाएगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम किसी वेक्टर को डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स is a dimensional scalar, तो याद रखिएगा we always get a new physical quantity। for example अगर हम जो है वो mass को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेलोसिटी के साथ, mass एक क्या है कि डायमेंशनल स्केलर आपने वेलोसिटी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया to get a new physical quantity, for example मोमेंटम। आपने mass को मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन के साथ, एक डायमेंशनल स्केलर को आपने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, you get a new physical quantity force। तो जब भी आप डायमेंशनल स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे you will get always a new physical quantity। Now let's talk about unit वेक्टर।
अनदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर है व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज कितना होता है, 1। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे अगर इस तरह 3 टाइप के आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की पूछ ली तो आपको पता है हमें उसका क्या फाइंड करना होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा अब देखो इसमें जो है वो अगर इस वेक्टर का हमें जो है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो इस वेक्टर को 3i प्लस 4j हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब मैग्नीट्यूड देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इस कंपोनेंट का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 टोटल कितना आ जाएगी 25 स्क्वायर रूट में आंसर 5, सो डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस यूनिट वेक्टर का तो वो क्या आएगा, डेफिनेटली 1। सो अ वेक्टर whose magnitude is 1 and it is used to represent the direction of a given vector, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। Similarly, second type of question, which of the following is a unit vector? अब आपने चेक क्या करना है, बड़ी सिंपल बात है। जैसे मैंने कहा कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया, अब इसके ना मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिएगा, आंसर आएगा 1। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। अब ये ऑप्शन जो है i ओवर स्क्वायर रूट 2 i प्लस j ओवर स्क्वायर रूट 2, इसको अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर क्या आएगा 1। इट मींस इट्स अ यूनिट वेक्टर। सिमिलरली 1 ओवर स्क्वायर रूट 3j प्लस जो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3j इसको k कर दें तो आप इन तीनों का भी जो है अगर आप यहाँ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। वी कैन से इट्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये भी 1 होता है, आप स्क्वायर रूट लेंगे आंसर आएगा 1। इट मींस कि ये तीनों जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, a vector whose magnitude is 2 and direction is along जो है वो 2i plus j, सपोज करें हमें ये फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है बेटा। अब देखो उसने कहा कि ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो लेकिन डायरेक्शन इस गिवन वेक्टर के अलॉन्ग हो। आपने क्या करना है, इस जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या कर लेनी है, फाइंड आउट और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा लेकिन डायरेक्शन इस गिवन वेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो इस वाले जो गिवन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। इट मींस कि ये जो गिवन वेक्टर है इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा 2i प्लस j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब सिंपल क्या करना है, आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन इस गिवन वेक्टर के अलॉन्ग हो, तो आपने उसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब उसने कंडीशन क्या कही कि उसका मैग्नीट्यूड 2 होना चाहिए, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4i प्लस 2j ओवर स्क्वायर रूट 5 इज द आंसर। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 आएगा बट डायरेक्शन जो है इट इज अलोंग द गिवन वेक्टर। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर दो कंपोनेंट्स व्हिच आर राइट एंगल टू ईच अदर, और सपोज करें कि हमारे पास जो है एक वेक्टर a है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट्स कंपोनेंट्स, वी नो दैट इसके दो कंपोनेंट्स जो है वो आते हैं रेक्टेंगुलर, इसको हम कहते हैं ये x कंपोनेंट, ax जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये a cos थीटा, एंड जो ay जो है ये कौन सा होगा, a sin थीटा। सो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है a cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो a sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो अलोंग द x डायरेक्शन होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द y डायरेक्शन होगा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो रिवर्स प्रोसेस ऑफ हमने कहा वेक्टर एडिशन जो है वो क्या रेजोल्यूशन। तो अगर हमने वेक्टर्स को इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया और अगर दोबारा से हमें उनको ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, सिंपल है, हम उसका मैग्नीट्यूड का फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जो है वो क्या आ जाएगा y कंपोनेंट। ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं तो ऑब्वियसली हम यूज करते वक्त फाइंड करते हैं तो
कि उसका आपके पास जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो एंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट ओवर एक्स कॉम्पोनेंट। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो है वो वेरियस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन इन द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 30 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बताएं इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। सिंपल आपने डायरेक्टली ना फार्मूला यूज कर लेना है, वही फार्मूला एक cos थीटा sin थीटा आपको याद है। लेकिन एक बात गौर से देखनी है, उसमें जो एंगल है वो किसके साथ गिवन है, वो एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल जो है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ले रहे होते हैं। इट मींस यहाँ उसने वाई कंपोनेंट का है, तो आप सिंपल कहेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा, वैल्यू पुट करेंगे a is 10 और sin 30 is 1/2, so we'll get the answer is 5. अच्छा बेटा, अब जरा गौर कीजिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 30 विद, अब उसने x एक्सिस के साथ एंगल लिया है, किसके साथ गिवन है, y एक्सिस का, उसका x कंपोनेंट बताना है। तो बेटा बात ये है कि यहाँ पर जो है उसने y के साथ अगर एंगल गिवन है, y एक्सिस के साथ एंगल गिवन है रादर देन x एक्सिस, तो एंगल तो आपका x एक्सिस के साथ लेना था। अगर ये वाला एंगल आपको 30 गिवन है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, 90 minus 30, तो that would be 60। तो यहाँ एंगल तो आपने लेना, आपको फाइंड तो आपने x कंपोनेंट भी करना था, that कंपोनेंट आपको पता क्या होता है, a cos थीटा। सो ये 10 अब cos, अब यहाँ जो वैल्यू आपने लेनी है थीटा की, वो 30 में लेनी, क्या लेनी है, 60, क्योंकि आप x के साथ जो एंगल ले लेते हो, तो यहाँ ले रहे हैं 60, cos 60 is 1/2, तो आंसर जो है वो आ गया 5। तो बड़ा याद रखना है जो है वो एंगल यहाँ पर जो है वो आपने पुट करते हुए ख्याल रखना है, तो उसका एंगल जो है वो आपको x एक्सिस के साथ गिवन है या y एक्सिस के साथ गिवन है। सो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसमें जल्दी नहीं करनी, आपने जो है उसको तहम्मुल के साथ देखना है, पहले क्वेश्चन को रीड किया करें अच्छे से, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो है उसको सॉल्व किया करें। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने सीखा था कि अगर हमें किसी भी वेक्टर जो है उनको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम उनके सारे x कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर ले लेते थे, सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर लेते थे, और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी विल यूज द फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ry ओवर rx, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। बेटा अगर हमें जो है वो कोई भी वेक्टर गिवन हो, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर गिवन हो, उसका हमें जो है वो डायरेक्शन फाइंड करनी हो, एंगल फाइंड करना हो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर i प्लस j, इसकी ना डायरेक्शन बतानी है। बेटा आपने जो है उसमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर तो दोनों साइन पॉजिटिव है, हमें पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस इट मींस कि जो r1 हमें गिवन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब सेकंड देखो -i प्लस j, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इट मींस ये जो r2 हमें रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हमें इनकी डायरेक्शन बतानी है तो सिंपल है, हमें जो है वो y ओवर x, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट जो है वो ज़ाहिर यही फार्मूला लेगा। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते होते थे वो तो हमें पता है, वो क्या है कि टेंजेंट इनवर्स y component over x component 1 over 1 is 1, tangent inverse 1 जो है वो क्या होता है 45। इट मींस द फर्स्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका एंगल जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हमें बताना है, तो वो कितना है 45। सिमिलरली देखो ये जो साइन होते हैं वो सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए, बाकी तो मेथड सेम रहेगा। अब जो सेकंड वाला है उसके लिए जो है हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हमें एंगल हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वो क्या होगा, टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला एंगल। अगर आप सिंपली फार्मूला अप्लाई करते हैं मींस आप ये वाला एंगल बता रहे हैं, तो टोटल एंगल अगर 180 है तो माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 over 1, 1, सो
180 माइनस 45, ये आपके पास क्या आ जाएगा 150 जो है ना 35। सो इट मीन्स के जो सेकंड वाला है R2 रिजल्टेंट वेक्टर इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो कितना बनेगा 135। बट सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर आप ये सिंपल वाला फार्मूला लगाते हैं ये वाला एंगल आएगा, हमें टोटल चाहिए। सो थर्ड वाले के लिए थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो आएगा 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स जो है वो 1/1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के लिए है, यहाँ आपने इनकी वैल्यूज पॉजिटिव पुट करनी होती है। सो 180 ये जो है वो प्लस क्या हो जाएगा 45। सो आपके पास जो है ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 225। सिमिलरली लास्ट वन I माइनस ए, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जो है यहाँ से 360 ऐड कर लेते हैं, 360 माइनस हो जाएगा, टोटल एंगल यहाँ तक 360 है, तो 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x मीन 1, तो ये आपको बेटा आ जाएगा 360 माइनस 45, तो यू विल गेट द आंसर 315। तो सिमिलरली आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो और आपने जो है वो उसकी डायरेक्शन बतानी हो, एंगल बताना हो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपने उस रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट रो फॉल क्या देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। जो स्केलर प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल a इज परपेंडिकुलर टू b, तो देन देयर स्केलर प्रोडक्ट जो है विल बी ज़ीरो, देन a डॉट b जो है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड कॉस 90 जो है वो हमारे पास जो है वो कितना होता है जी, ज़ीरो होता है। सो याद रखिएगा कि जब भी हमें जो है वो ये गिवन हो a डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अंडरस्टूड है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b। फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या बन सकता है जी, हमें गिवन हो कि एक वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है दूसरे के, और साथ लेट्स से जी हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ गिवन हो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें जो है वो वेक्टर a इज गिवन 2i प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर b इज गिवन अल्फा i प्लस 2j माइनस 2k, और कहा जाए जी अगर a इज परपेंडिकुलर टू b देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ वेरिएबल जो है वो क्या दिया हुआ है अल्फा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि चूँकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो श्योरली इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए ज़ीरो। सो अब देखें कि a डॉट b जो है वो हमें पता है ज़ीरो होगा, अब बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल है, आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लाई करना है, के वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई करना है। यू ऑलरेडी नो डैट कि आई डॉट आई जो है 1, जे डॉट जे 1, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास जो है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, जबकि जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो अब देखें कि यहाँ पर आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा, आगे जी प्लस 3 2 6, जे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लाई कर दें और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2k इज जो है यहाँ पे k डॉट k जो है वो 1 हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा फाइंड करना था, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जो है दिस विल बी इक्वल टू -8, यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ जो वेरिएबल हमें गिवन है इसकी वैल्यू क्या होगी -4। सो दिस इस कॉन्सेप्ट को इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ करना है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉज 0 जो है वो क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आएगा ए बी कॉज ऑफ 0 एंड कॉज ऑफ 0 इज़ 1। सो डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। सो मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट का कब आएगा, जब वेक्टर्स क्या होते हैं पैरेलल। सिमिलरली एंटी पैरेलल हो, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉज 180। अब कॉज 180 क्या होता है -1, सो इसका जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा -ab के इक्वल। अच्छा बेटा सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट मीन्स
किसी वेक्टर का उसके अपने साथ ही अगर हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। और सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर ए डॉट ए कर रहे हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप बी डॉट बी कर रहे हो तो डेट वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम दो वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वी से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से अगर जो है वो हम एंगल कैलकुलेट करना चाहें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड्स। तो ये वाला जो फॉर्मूला, अगर यहाँ से हमें एंगल भी फाइंड करना है तो थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर हमें क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप पास पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, बार बार हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे और कहा जाएगा कि इनका एंगल फाइंड करेंगे इनके इन बिटवीन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जो है वो कब और कहाँ यूज़ करना है। नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज आ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द स्केलर। इसकी एग्जांपल जैसे हमने क्या फाइंड की थी जी, मोमेंटम जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स जो है वो क्या होती है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड जो है वो ज़रा गौर से देखिएगा, अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें सो आंसर जो है वो स्केलर भी आ सकता है एंड आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम कहते हैं जी डॉट प्रोडक्ट। और अगर जो है टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो इस वाले प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जब हम कहते हैं सो उसमें अगर जो है स्केलर क्वांटिटी है दैट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स में क्या है, वर्क एफ डॉट डी जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है, पावर जो है एफ डॉट वी स्केलर प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट में एग्जांपल जो है वो टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ जो है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है बेटा इसमें हम कहते हैं जी इसको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ए डॉट बी जो है वो हम कहते हैं जी ए बी कॉस थीटा। अब ये कैसे, अगर हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो लेट्स से जी अगर हम ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा। सो वेक्टर बी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो ए के अलॉन्ग है, बी कॉस थीटा। तो हम जो है वो ए डॉट बी को लिख सकते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। सो ये है बी कॉस थीटा। सो हम कहते हैं जी कि ये ए बी कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली हम वेक्टर ए जो है इसकी जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर बी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो बी के अलॉन्ग है। सो हम इसको ए डॉट बी या बी डॉट ए भी आप इसको कह सकते हो। इसमें लिख सकते हैं जी कि इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लेंगे, वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय हम वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग है, वो क्या है जी, ए कॉस थीटा। सो ये भी हमारे पास जो है वो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसी तरह से जो स्केलर प्रोडक्ट है वो जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। ये जो है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। सिमिलरली जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको भी ओबे करता है। अच्छा बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिएगा, जो हमारे पास जो प्रोजेक्शन जब हमने फाइंड करनी होती है, जैसे हम इसको कह रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो है वो उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसको हम लिख सकते हैं जी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब देखो कि ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर, तो डॉट बी। सो याद रखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, या फिर जो है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी। सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है उसको हम क्या कहते हैं, ए कॉस थीटा। तो अब देखो इसको भी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो है उसको हम उसका यूनिट वेक्टर बोलते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट यूनिट ऑफ वेक्टर बी। सो ये दो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस हैं, ये याद रखना है आपने कि जो हमारे पास जो है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल भी बन सकता है। सो फार्मूला भी याद रखना है, इसको अप्लाई करना भी हमने सीखना है। देखिए बेटा अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें फाइंड करना है, सपोज करें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपने सबसे पहले ना चेक करना है कि वो कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल सारे के सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनमें ना आपने एंगल फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें ज़रा गौर से, अगर मैं ये जो वेक्टर बी है, ये वाला जो हमें वेक्टर बी है, इसमें से ना 2 कॉमन ले लूँ, सो 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो लुक एट द रिजल्ट। अब आप गौर करें कि ये 2 कॉमन लेने से ये वेक्टर ए और बी जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए। इट मीन्स वेक्टर ए जो है इज पैरेलल टू वेक्टर बी। सो इसमें इन दोनों में जो एंगल है वो क्या होगा, 0। तो आंसर इज 0। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है क्या क्या कोई कॉमन तो नहीं आ रहा फैक्टर का। कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो इट मीन्स के जो वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेकंड चीज़ क्या चेक करनी है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उसमें से जब जो है वो कॉमन लेते हो, तो लेट से मैं यहाँ से सेकंड ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें से -2 अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब देखेंगे ये वाला जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। इट मीन्स आपने नेगेटिव नंबर अब कॉमन होने से वेक्टर दोनों इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो वेक्टर a एंड b हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, 180। तो सबसे पहले जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में चेक करना आपने, अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पूछा हो कि क्या वो पैरेलल या एंटी पैरेलल तो नहीं है। थर्ड जो आपने चेक करना है वो क्या करना है कि आपने ना दोनों वेक्टर्स का ना डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले कैलकुलेट करके देख लेना है। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड करें। सो अब यहाँ पर अगर हम इनका a डॉट b ज़रा चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, i डॉट i 1 हो जाएगा 4 माइनस 4 1 ज़ार 4 और j डॉट j जो है 1 हो गया, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आया, 0। इट मीन्स अंडरस्टूड है कि जब हमने अभी भी पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें एंगल कितना होता है जी, 90। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ये तीनों चीज़ें चेक कर लें, अगर इन तीनों टाइप में से कोई क्वेश्चन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि फिर आपने फार्मूला जो है वो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स a डॉट बी ओवर ए बी वाला अप्लाई करना है। जैसे ये क्वेश्चन है जी, इसमें अगर हम देखें तो हम ना a डॉट बी पहले चेक करते हैं इनका क्या आता है, a डॉट बी। अब देखो आई डॉट आई इसमें नहीं है तो इसका मतलब है जो है वो 0 हो जाएगा। अब जे डॉट जे 1 के भी नहीं है तो इसका मतलब है a डॉट बी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। अब बेटा देखें कॉज इनवर्स a डॉट बी
क्या गिवन है 1। अब ए मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इट मीन्स कॉज इनवर्स 1/2, और ये क्या होता है 60। अब 60 को जो है वो हम π/3 भी कह सकते हैं। तो कॉज इनवर्स 1/2 जो है आंसर इज π/3 और 60। सो बेटा याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें दो वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल फाइंड करने को कहा जाए तो क्या क्या चेक करना आपने, क्या वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है, क्या एंटी पैरेलल तो नहीं है, क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो तो नहीं आ रहा। अगर ये तीनों टाइप नहीं है तो डेफिनेटली जो है देन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है बेटा, first condition of equilibrium states that if sum of all the forces acting on a body is zero, we say that it is said to be satisfying first condition of equilibrium. Sum of all the forces acting on a body is zero. हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा यहाँ से देखो, सिंस मैच तो ज़ीरो नहीं हो सकता बॉडी का, इट मीन्स कि डेफिनेटली क्या ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कब कब ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो। एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, अगर बॉडी जो है इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इन बोथ केसेस जो है हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। इट मीन्स के जो है वो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन आल्सो जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को वो सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ बुक इज़ एट रेस्ट, हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। एक पैराट्रूपर जो है वो फॉल करता है तो उसका अगर वेट जो है और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, सो उस टाइम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा होगा, तो उस टाइम हम कहेंगे कि वो कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सो इट मीन्स कि अगर आपसे पूछे कि क्या कोई मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, सो आंसर इज़ येस, बिकॉज दोनों सूरतों में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है सराउंडिंग के लिहाज से तब भी वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा कि जो हम जब भी लिखते हैं कंप्लीट फॉर्म जो है न्यूटन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, वह है सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सेस भी जीरो होनी चाहिए, एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सेस भी ज़ीरो होनी चाहिए। सो इसलिए ये लिखते हैं बिकॉज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन जो है ये कब अप्लीकेबल होती हैं, जब फोर्सेस क्या होती हैं, कोप्लेनर। पेज नंबर 40 बुक का देखिएगा, उसका लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट लाइन जो है पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोर्सेस हैं कोप्लेनर हों तब जो है वो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हम कहते हैं जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इफ सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सेस जो है वो इज़ ज़ीरो, तब हम कह देते हैं कि ये टॉर्क जो है वो ज़ीरो है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। जब सम ऑफ ऑल दी टॉर्क ज़ीरो होगा डेफिनेटली जो है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उस टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा बेटा, अगर जो है लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और उसको हम कहते हैं कि ये जो है उसको अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हम इस वाले इक्विलिब्रियम को कह देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वी से डैट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सो इफ़ लीनियर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, first condition is satisfied, body is in translational equilibrium. If angular acceleration is zero, body is said to be in rotational equilibrium. और अगर जो है वो हम कहें कि complete equilibrium कहना चाहें तो बॉडी complete equilibrium में कब होती है, जब जो है वो linear acceleration भी ज़ीरो हो, angular acceleration भी ज़ीरो हो, मीन्स कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, बॉडी is said to be in complete equilibrium. अरे बेटा, जो हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि हमें टॉर्क की कन्वेंशन जो है वो ऑलरेडी पता है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है
उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. सो अनदर डेफिनेशन जो है ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, तब जो है वो हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है. तो इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, हम कहेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नो लुक एट द एग्जांपल्स जो है जिसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ हो सकती है. एज ए न्यूमेरिकल को क्वेश्चन बन सकता है, वो मल्टीपल चॉइस आ सकता है, उसको चेक करते हैं. ओके बेटा, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की. वेक्टर प्रोडक्ट जो है हम कहते हैं जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों एंड रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है. तो इसका आंसर जो है एक वेक्टर आएगा. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ आएगा एन यूनिट वेक्टर. अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर एन जो है, ये जो है वो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट जो है के रिजल्ट्स के सूरत में, उसकी ना डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको हम राइट हैंड रूल से भी रिप्रेजेंट करते थे. अब देखो तो राइट हैंड रूल क्या होता था, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जो है वो प्रोडक्ट. अब ए क्रॉस बी आप ले रहे हो तो बाय राइट हैंड रूल जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आएगी. सो ए क्रॉस बी को लेट से कि हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. सिमिलरली अगर जो है आप बी क्रॉस ए ले रहे हो, बी क्रॉस ए ले रहे हो, तो वो जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा. सो ये बी क्रॉस ए. अब बेटा याद रखना है क्योंकि डायरेक्शन जो है इसमें जो है वो ये क्या हो गया माइनस एन. मतलब अगर आप बी क्रॉस ए ले रहे हो तो वो आपके पास जो है मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम ही आएगा, ए बी साइन थीटा, बट जो है डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई. इट मीन्स कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. ए क्रॉस बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज चूँकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. अच्छा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपसे पूछा जाए द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आंसर जो है बड़ा सिंपल है कि ये जो है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है आ रही है, इसकी डाउनवर्ड आ रही है, तो दोनों में एंगल कितना होगा 180. तो डेफिनेटली आंसर इज़ 180. अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो गए, यही सेम आंसर दे देंगे, हालांकि स्टेटमेंट में थोड़ा सा देखें ट्रिक क्या होगा. अगर जो है एग्जामिनर पूछता है द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए, सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब गौर करें कि जब उसने कहा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट रिमेंबर ए क्रॉस बी जो है डेट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. एंड रीज़न इज़ कि अगर आप इसके साथ माइनस साइन पुट कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इसको हम कह देंगे कि ये माइनस बी क्रॉस ए हो गया. सो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सेम है, तो इनमें जो एंगल है फिर हम कहेंगे क्या है 0. सो अगर पूछा जाए एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या है, तो आंसर डेफिनेटली क्या है 180. जबकि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए के तो क्या है 0. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी. कम्यूटेटिव लॉ को तो ये ओबे नहीं करता. सेकंड जो है वो अगर एंगल जो है वो याद रखना है, हम कहते हैं जी 0 हो, यानी दो वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, इन बोथ केसेस जो है वो इसे कि जो रिजल्ट आता है वो डॉट प्रोडक्ट का वो क्या आएगा जी नल वेक्टर. अब इसमें हम कहते हैं ए बी साइन 0 या साइन 180 और साथ एन यूनिट वेक्टर है, तो ये तो आ गया जी इसका 0 इनटू यूनिट वेक्टर. तो आंसर जो है वो 0 नहीं है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वेक्टर प्रोडक्ट. आंसर जो है वो बेसिकली क्या है नल वेक्टर है. अब आंसर नल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यू कैन से 0 है, बट आंसर जो है वो हम कहेंगे नल वेक्टर है. सो याद रख रहे हैं कि जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका जो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या आता है नल वेक्टर. सिमिलरली जो हमारे पास जो सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट है, वो भी क्या आता है नल वेक्टर. सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट जो है इज ऑलवेज इक्वल टू जो है वो क्या आएगा नल वेक्टर. फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए जो है जो कि ये पैरेलल ही होंगे ज़ाहिर है, तो इसमें जो है वो आंसर जो है वो आपका नल वेक्टर ही आएगा.
सिमिलरली जो है वो अगर एंगल जो है वो क्या है 90 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो है, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है मैक्सिमम, बिकॉज साइन 90 क्या होता है 1, सो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन 90 एंड एन यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड जो है उसका मैक्सिमम होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बी। सो जो है वो मिनिमम मैग्नीट्यूड जो है वो इन केस ऑफ 0 180 यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो कब आता है जब एंगल जो है वो 90 हो। सिमिलरली इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो देखो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में जैसे जैसे कहा कि आई क्रॉस आई होगा तो डेफिनेटली क्या होगा नल वेक्टर। देखो बार बार में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नल वेक्टर जो है वो आंसर है नॉट ज़ीरो। अगर जो है वो जे डॉट जे करेंगे तो जे क्रॉस सॉरी जे करेंगे आंसर नल वेक्टर है। के क्रॉस के जो है ये चूँकि ये भी सेल्फ प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट में आता है आंसर इज नल वेक्टर। बट अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनको अगर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है तो फिर जो है वो हम इसको इस सर्कल को फॉलो किया करते थे। जैसे रेगुलर क्लासेस में आपने सीखा हुआ है कि अगर हम कहेंगे आई क्रॉस जे, सो आई क्रॉस जे नेक्स्ट इज के, तो इट मीन्स आंसर इज के। इसका अगर रिवर्स लेंगे जे क्रॉस आई अगर मैं कहूँगा तो आंसर वुड बी माइनस के। सिमिलरली आप जो है वो कह सकते हैं कि जे क्रॉस के जो है वो किसके इक्वल होगा आई के। इसी तरह से के क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल होगा जी जे के। और अगर आप इसका रिवर्स लेंगे तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो यानी ए क्रॉस बी, एक तो ये है कि आप जो है वो वेक्टर जो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो, या सेकंड जो है वो शॉर्ट मेथड आपने सीखा हुआ है कि आप अगर उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हो तो बी जो है वो आप इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, ए एक्स ए वाई एंड ए जी, इसी तरह से बी एक्स एंड बी वाई एंड बी जी। सो अगर आप इनका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ए क्रॉस बी। आई होप सो कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। बुक्स में जो है वो क्वेश्चंस भी हैं टॉप फाइंड करने वाले जो न्यूमेरिकल हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ़ इट इज़ ए क्रॉस बी, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। यहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड जो ऑफ ए क्रॉस बी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए एंड बी। जो है ये जो हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम है ये बेसिकली जो है वो किसके इक्वलेंट आता है, वो ए क्रॉस बी के आता है। मतलब अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो देखें इसकी जो बेस है वो ए है और हाइट अगर देखें तो इसकी जो है वो अगर हम थीटा के अपोजिट देखें तो ये क्या है बी साइन थीटा। सो हाइट एंड टू बेस करेंगे तो हमारे पास जो एरिया पैरेललोग्राम आएगा वो ए बी साइन थीटा होगा एंड दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है अगर एडजेसेंट साइड्स इसकी दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो जो एरिया पैरेललोग्राम आएगा दैट वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। एक दो और टाइप्स इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है जी बी क्रॉस ए डॉट ए जो है ये किसके इक्विवेलेंट आएगा। अब देखो अगर इसका इस तरह का क्वेश्चन आए तो ज़रा गौर करें, हमें ना कॉन्सेप्ट देखना है वेक्टर प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का जो हमने पढ़ा था। यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज़ हो रहा है वेक्टर का भी और स्केलर का भी, दोनों का जरा गौर करें। बेटा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हो फॉर एग्जांपल जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वेक्टर जो है वो ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आप जो है वो किसके साथ बी के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेंगे ए क्रॉस बी आप करोगे तो बाय राइट हैंड रूल जो है यू कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये वाला वेक्टर जो है जो रिजल्टेंट है ये आया है हमारे पास जिसको हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं। अब बेटा याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है जिसको हम ए क्रॉस बी कह रहे हैं ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। फिर से सुन ले,
जो रिजल्टेंट आया है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी है। तो ये ए और बी जिस प्लेन में है, अब इस प्लेन में जो ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है इसका रिजल्टेंट आ रहा है। इट मीन्स ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के भी परपेंडिकुलर है एंड बी के भी परपेंडिकुलर। व्हाट डज इट मीन? अगर हम b क्रॉस ए करेंगे या a क्रॉस b करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो a के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और b के भी। फॉर एग्जांपल आप b क्रॉस a करते हो, यू गेट अ रिजल्टेंट c। ये जो c रिजल्टेंट आया है ये a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है डेफिनेटली। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अगर ये c डॉट a आप कर रहे हो, अब अगर रिजल्टेंट c आ गया b क्रॉस a करने से डॉट a, हमें पता है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट से पता चला वेक्टर प्रोडक्ट के कि ये जो रिजल्टेंट सी आया है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट जब इसका ए के साथ लेंगे, अब हमें पता है कि उसके परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 0। सो ये इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने याद रखना है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर जो है आप देखो कि इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट में देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि ये जो वेक्टर है ए इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए इज़ अलोंग एक्स एक्सिस and vector b is along let's say y axis। अब वेक्टर जो है वो b is along x axis, तो ये बताओ इनका जो रिजल्टेंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, a क्रॉस b की या b क्रॉस a की? अगर a क्रॉस b कहा जाए तो डेफिनेटली डेट वुड बी अलोंग दी z एक्सिस, जबकि b क्रॉस a जो है वो नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। सो अब देखिए, अब इफ वेक्टर इज a इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, वेक्टर इज b इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, जब a क्रॉस b आप करोगे तो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सो इनका जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा। जब b क्रॉस a करेंगे तो वो नेगेटिव z डायरेक्शन में होगा। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एंगल बिटवीन a एंड b क्या आता है। मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a प्लस b, आप स्क्वेयर कर लें a माइनस b और इनके मैग्नीट्यूड स्क्वेयर कर लें, तो आंसर वुड बी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a डॉट b। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a डॉट b। अब देखो ये माइनस से उस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 4a डॉट b, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं दूसरी तरफ आके a स्क्वेयर इधर आके माइनस होगा, b स्क्वेयर इधर आके माइनस होगा, दैट वुड बी 0। सो यहाँ से जो है आपके पास जो आएंगे a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता चला जी a डॉट b अगर 0 है तो a b cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos ऑफ थीटा या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जो है 0 एंड वी डू नो कि हमारे पास आंसर क्या आता है? थीटा। इट मीन्स कि अगर a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपके कम्बिनेशन ऑफ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि a डॉट b जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, बताएं कि एंगल क्या होगा। अब देखो कि हमारे पास जो है a डॉट b को आप क्या लिख रहे होते हो? a b cos ऑफ थीटा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a b साइन ऑफ थीटा। सो इट्स वेरी सिंपल, a b से कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। 45 जो है इसको हम पाई बाय 4 भी कह सकते हैं, तो ऑप्शंस में पाई बाय 4 भी हो सकता है। तो बेटा आपने स्टार की जो बुक है उससे बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से जो प्रैक्टिस बुक्स आप प्रिपेयर करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है सर्च आउट करें, उनको फाइंड आउट करें और टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि जो है वो आपके रिजल्ट्स और बेहतर हो सकें। तो प्रैक्टिस जो है मेक्स अ मैन परफेक्ट, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स तो हैं वो वही हैं, आ जाके आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। जी बेटा अब हम डिस्कस करते हैं टॉर्क। टॉर्क जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है हम कहते हैं जी कि इसको टॉर्क कह देते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इज़ कॉल्ड टॉर्क। बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्रॉस एफ जो है वो टॉर्क होता है। यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड आर रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ। अब देखो जो हमारे पास जो है ये आर एफ साइन थीटा, ये जो मैग्नीट्यूड है, सपोज करेंगे जी हमारे पास जो है एक देयर इज रॉड एंड इट कैन रोटेट अबाउट
फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसमें हम पिवट पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे सो अब ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई। सपोज करें कि ये आप इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, ये फोर्स है। सो बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोल रहे होते हो, मोमेंट आर्म, जिसको हम यहाँ पे आर बोल रहे हैं। सो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कह रहे होते हैं आर एफ साइन थीटा होता है। तो अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन क्या होगा 90, थीटा जब 90 होगा। सो हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है, साइन 90 इज़ 1 एंड इट इज़ आर एफ। सो अब आप किसी भी अब देखें कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो, सो उस वक्त जो है टॉर्क जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। टॉर्क मिनिमम कब कब होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है वो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। टॉर्क जो है वो मिनिमम यानी ज़ीरो कब कब होगा, टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा अगर जो है वो एंगल जो है वो ज़ीरो आर 180 हो, तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट डज़ इट मीन, अगर मैं फोर्स जो है वो बजाय यहाँ पे अप्लाई करने के, अगर मैं इस मोमेंट आर्म के यूँ पैरेलल अप्लाई कर रहा हूँ, सो इस केस में जो है वो मोमेंट आर्म जो है वो आपका यहाँ पे देखें वो और फोर्स पैरेलल हो गए, एंगल ज़ीरो। अगर इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब भी जो है मोमेंट आर्म और जो है फोर्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे, टॉर्क जो है वो क्या होगा, ज़ीरो, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड जो है, अगर जो है वो मोमेंट आर्म ही ज़ीरो हो, आप जो है मोमेंट आर्म जो है वो कब ज़ीरो होता है, अगर जो है वो हम कहें इफ़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force is passing through pivot point, if line of action of force is passing through pivot point then जो है तब भी हम कहेंगे टॉर्क ज़ीरो होता है। अब देखो बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पिवट पॉइंट, इसका क्या मतलब है, देखो अगर फोर्स आप लेट से पहले इधर अप्लाई कर रहे थे, आपने क्या किया, फोर्स जो है उसका ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करें, इस तरफ ले आए इसको, आप इसको थोड़ा सा और मूव करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट एट द पॉइंट ऑफ पिवट पॉइंट ले आए। अब उसका गौर करें, जब आप फोर्स को इस तरफ मूव कर रहे थे क्या डिक्रीज़ होता जा रहा था, मोमेंट आर्म डिक्रीज़ होता जा रहा है, मोमेंट आर्म कम हो गया। तो इट मीन्स अगर आप एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ जो पिवट पॉइंट है उसमें से अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तब जो है वो मोमेंट आर्म क्या कंसीडर करेंगे, तब मोमेंट आर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है उसकी जो डायरेक्शन है या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इज़ पासिंग थ्रू पिवट पॉइंट, तब हम कहेंगे कि मोमेंट आर्म ज़ीरो हो गया। इफ़ द मोमेंट आर्म इज़ ज़ीरो देन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, याद रखिएगा हम कह रहे होते हैं पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क कब ज़ीरो होता है, इफ़ बॉडी इज़ रोटेटिंग जो है विद uniform angular velocity, if a body is rotating with uniform angular velocity, in this case क्या होगा जी, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। हमें पता है कि जो हमारे पास टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के। सो इट मीन्स कि अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा एंड टॉर्क वुड बी ज़ीरो। जैसे बेटा अब जो है वो हम कह रहे होते हैं कि जो लीनियर फोर्स होती है वो क्या डिटरमिन कर रही होती है, वो जो है वो एक्सेलरेशन जो है लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमिन कर रही होती है। इसी तरह से जो टॉर्क है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है कि किसी बॉडी में कितना टॉर्क होगा। सो अगर जो है वो बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इट मीन्स कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं है वो भी ज़ीरो है, तो टॉर्क भी क्या होगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ओके बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं टॉर्क से रिलेटेड। देखो बेटा, अगर जो है वो इस तरह की फिगर आपको गिवन हो और एंगल यहाँ पर हमें गिवन है, देखिए ये टॉर्क जो है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है इसकी मोमेंट आर्म की लाइन जो है फोर्स की इन बिटवीन है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है एंगल बिटवीन आर एंड एफ है और आपको गिवन है थीटा। तो पूछा जाए कि इसमें बताओ कि टॉर्क क्या होगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। सो जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आर एफ साइन थीटा है।
लुक एट द सेकंड एग्जांपल। समटाइम्स ऐसा होता है कि बजाय जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देने के आपको वर्टिकल लाइन के साथ एंगल यहाँ गिवन होता है। देखो आपने तो एंगल ये वाला कंसीडर करना है, मोमेंट आर्म और फोर्स के इन बिटवीन वाला। इट मीन्स कि ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, बल्कि ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो टॉर्क जो है वो फिर उसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे आर एफ साइन, अब यहाँ क्या आएगा 90 माइनस थीटा, इट वुड बी 90 माइनस थीटा। इट मीन्स कि ये 90 माइनस अगर थीटा है सो आपके पास जो है वो टॉर्क साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो आर एफ यहाँ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा कॉस थीटा। सो ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा जो है वो अगर ऑप्शन आपको गिवन हो, फिगर गिवन हो, तो वहाँ फार्मूला आप आर एफ साइन थीटा यूज़ करें। इस कंडीशन में जो है वो हो सकता है कि फार्मूला आपको यूज़ करना पड़े आर एफ कॉस थीटा। नो टॉक अबाउट कपल और कपलिंग टॉर्क। कपल और कपलिंग टॉर्क जो है वो क्या होता है बेटा, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acts on a body at two different points we say couple is produced। different points, देखो अगर जो फोर्स है लेट्स से कि वी हैव यूनिफॉर्म रॉड और दो फोर्सेस के ऊपर ना एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वन इज़ अपवर्ड अदर इज़ डाउनवर्ड। सो गौर करेंगे दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दो फोर्सेस का सेम है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसल आउट। बट अगर जो है वो दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट, ये इसका फुलक्रम पॉइंट है, लेट्स से इट्स अ पॉइंट। सो वो अब देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगी और इसमें जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है स्टेयरिंग ऑफ ए कार है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अब देखो इन्होंने तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करना। टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, इसको हम क्या कह देते हैं कपल। तो जब दो अपोजिट फोर्सेज इक्वल भी हों, वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो तो डेट इज़ कॉल्ड अ कपल। अब देखो इसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेम फार्मूला है, वो क्या है। अब देखो कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों फोर्सेस के इन बिटवीन ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं कपल आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के इन बिटवीन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कपल आर्म। सो फार्मूला जो है कपलिंग टॉर्क कैलकुलेट करने का वो क्या होता है जी, वन फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेनी, मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कपल आर्म के साथ। इट मीन्स जो बेसिक फार्मूला है कपल कैलकुलेट करने का वो क्या है जी, वन फोर्स एंड कपल आर्म इज let's say L, so LF. So this is the basic formula to calculate couple. Now let us take some examples जो different cases आ सकते हैं जिसमें जो है जी हम देखेंगे कि couple कैसे calculate करते हैं। Okay, first example देखते हैं। For example simple वाला जो केस है जो अभी मैंने फार्मूला डिस्कस किया है इसमें देखो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला दोनों के दरमियान होगा। अब देखो इसका हाफ गिवन है 0.5, तो फुल जो है वो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, अगर ये सेंटर पे है तो ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा 1 मीटर। सो हमने फार्मूला क्या अभी भी कहा है कपल का, वन फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय वन फोर्स। तो कपल आर्म इज यहाँ पर कितना है 1 और फोर्स दोनों में से कोई एक लेनी है 2। सो आंसर इज 2 न्यूटन मीटर। 2 Newton meter is the answer. Now बेटा look at the second case. Second इस टाइप का क्वेश्चन आया। फार्मूला देखो साइंसेस में बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते बल्कि कंडीशंस चेंज होती हैं। आप फार्मूला वही रहेगा, बेसिक फार्मूला वही अप्लाई करना है, बस उसकी शेप चेंज हो जाएगी। देखें कैसे। अब ये जो है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है, इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है।
अगर आप गौर करें तो मैं अगर आसानी के लिए दोनों हाथों को यहाँ ऐसे रखूँ, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो हमने कपल आर्म को कैसे डिफाइन किया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला बन रहा है। तो इसका इट मीन्स कि ये जो थीटा है इसके अपोजिट यहाँ पे जो एडजेसेंट है वो क्या होता है? कॉज। तो अब यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय वन फोर्स। कपल आर्म यहाँ हमने कहा सिंपल एल होगा, बट यहाँ पर कपल आर्म सिंपल नहीं होगा। ये अगर इसका जो है वो कपल आर्म है जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं, सो ये अगर थीटा है तो ये वाला जो है हमारे पास क्या होगा? एल कॉस थीटा। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो एल कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ। सो यहाँ जो कपल आर्म है वो एल कॉस थीटा है। सो एल इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 मल्टीप्लाई बाय 1 फोर्स मीन 2। सो आंसर जो है कॉस 60 1/2। सो 1/2 इंटू 2, आंसर इज़ 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इस वाली एग्जाम्पल में देखें तो हमारे में जो कपल आर्म गिवन है वो 1 मीटर गिवन है, टोटल कपल आर्म गिवन है। लेकिन इसमें भी देखें तो हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, सो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के इन बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये यहाँ पे ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला बनेगा। सो इफ़ इट इज़ एल तो थीटा का जो अपोजिट होता है वो साइन होगा, तो एल साइन थीटा। तो यहाँ जो आपने कपलिंग टॉर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट वुड बी इक्वल टू एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 फोर्स। सो अब फॉर्मूला देखो वही है, यहाँ जो फॉर्मूला है कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये भी कपल आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स है, इसमें भी कपल आर्म है, सिर्फ जो है यहाँ कॉज आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। सो कपल आर्म मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो एल इज़ 1 साइन 30 एंड फोर्स इज़ 2। सो साइन 30 इज़ 1/2 इंटू 2, आंसर इज़ 1 न्यूटन मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड द 3 एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें आपको कहा जाए टॉर्क फाइंड करना है, कपलिंग टॉर्क फाइंड करना है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है बेटा, first condition of equilibrium states that if sum of all the forces acting on a body is 0, we say that it is said to be satisfying first condition of equilibrium. Sum of all the forces acting on a body is 0. हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ma इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से देखो, सिंस मैस तो ज़ीरो नहीं हो सकता बॉडी का, इट मीन्स कि डेफिनेटली क्या ज़ीरो है? एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कब कब ज़ीरो होता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो। एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा? अगर बॉडी जो है इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इन बोथ केसेस जो है हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। इट मीन्स कि जो है वो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन आल्सो जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को वो सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ बुक इज़ एट रेस्ट, हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। एक पैराट्रूपर जो है वो फॉल करता है तो उसका अगर वेट जो है और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, सो उस टाइम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे फॉल कर रहा होगा, तो उस टाइम हम कहेंगे कि वो कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सो इट मीन्स कि वो अगर आपसे पूछे कि क्या कोई मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, सो आंसर इज़ येस, बिकॉज दोनों सूरतों में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है सराउंडिंग के लिहाज से तब भी वो जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा कि जो हम जब भी लिखते हैं कंप्लीट फॉर्म जो है न्यूटन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, वो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0 होनी चाहिए, एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 0 होनी चाहिए। सो इसलिए ये लिखते हैं बिकॉज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन जो है ये कब अप्लीकेबल होती हैं? जब फोर्सेस क्या होती हैं? कोप्लेनर। पेज नंबर 40 बुक का देखिएगा, उसका लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट लाइन जो है पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोर्सेस हैं कोप्लेनर हों तब जो है वो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हम कहते हैं जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0।
अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सेस जो है वो इज़ ज़ीरो, तब हम कह देते हैं कि ये टॉर्क जो है वो ज़ीरो है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। जब सम ऑफ ऑल द टॉर्क ज़ीरो होगा, डेफिनेटली जो है उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है उस टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा बेटा, अगर जो है लीनियर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है उसको अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम इस वाले इक्विलिब्रियम को कह देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वी से डैट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सो इफ़ लीनियर एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो, first condition is satisfied, body is in translational equilibrium. If angular acceleration is zero, body is said to be in rotational equilibrium. और अगर जो है वो हम कहें कि complete equilibrium कहना चाहें, तो बॉडी complete equilibrium में कब होती है, जब जो है वो linear acceleration भी ज़ीरो हो, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो हो, मीन्स कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अरे बेटा, जो हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि हमें टॉर्क की कन्वेंशन जो है वो ऑलरेडी पता है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सो अनदर डेफिनेशन जो है ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, तब जो है वो हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इफ़ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, हम कहेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नो लुक एट द एग्जांपल्स जो है जिसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ हो सकती है। एज ए न्यूमेरिकल को क्वेश्चन बन सकता है, को मल्टीपल चॉइस आ सकता है, उसको चेक करते हैं। सपोज इस तरह की फिगर गिवन है, आपको कहा जाए कि एक वेट जो है वो 10 न्यूटन, इसको जो है हैंग बाय यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स, आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अगर तो ये सेंट्रलाइज है, तो यहाँ पर देखें अगर आपको गिवन होगा थीटा जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो अब देखो कि अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, सो ये वाला जो कंपोनेंट हम कहेंगे ये क्या है, टी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट भी क्या है, टी साइन थीटा, और यहाँ पर देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो टी कॉस थीटा, एंड इसको भी हम कहेंगे टी कॉस थीटा। अब चूँकि देखो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है दोनों, और दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, ये वाले एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे। अब बाकी इसका मतलब है जो हमारे पास है, देखो ना हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज दोनों कंपोनेंट जो है इक्वल और अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस जो हैं वो अगर देखें वो ज़ीरो, वो हम ज़रा देखते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में 3 फोर्सेस हैं, 2 अपवर्ड हैं, एक डाउनवर्ड है। अपवर्ड कौन सी हैं, ये जो है टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा, और जो डाउनवर्ड हैं वो अगर देखें तो वो वेट गिवन है। इट मीन्स जो है अपवर्ड वाली फोर्सेस टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 टी साइन थीटा, एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट। यहाँ से t इज इक्वल टू जो है हम फाइंड आउट करते हैं वेट ओवर 2 साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पे एंगल गिवन हो, कोई एंगल फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे एंगल जो है वो 30 गिवन है, तो हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 30 इज़ 1/2, तो आंसर वुड बी 10 न्यूटन। सो दैट इट मीन्स कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होगी वो 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन होगी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, इसका यूज़ हमें सीखना है, और जो पास पेपर है उसमें आप देखिएगा, टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स जो है वो फील्स डिफ़िकल्टी बिकॉज वो उन्होंने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी बुक से सॉल्व आमतौर पे नहीं हम करते, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। बहुत ईजी है, अगर गौर से सुनेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। 2-3 बेसिक रूल हैं, उनको हमें यहाँ पे समझना है। सपोज करें हमें एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड गिवन है, और ये इसका ना पिवट पॉइंट है, फलक्रम पॉइंट है, पिवट पॉइंट सेंटर पे है। अब बेटा इसमें जो है इसको हम पिवट पॉइंट या फलक्रम पॉइंट बोल रहे हैं। सपोज करें इस एंड पे एक फोर्स गिवन है F1, इस एंड पे एक फोर्स गिवन है F2, और आपको कहा गया है कि इसका जो है F1 फोर्स का जो डिस्टेंस है वो पिवट पॉइंट से x1 है, जो F2 वाली फोर्स है उसका डिस्टेंस जो है वो x2 है।
अब देखो जस्ट वेस्टमैन का जो बेसिक रूल है वो जस्ट आपने गौर से सुनने है, ये बहुत ईजी। बेटा पहला रूल जो आपने पल्ले बांधना है वो कौन सा है कि जो हमने जितने भी डिस्टेंस लेने हैं ना फोर्सेस के, जिन्होंने टॉर्क प्रोड्यूस करना है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, जितने भी डिस्टेंस है वो हमेशा पिवट पॉइंट से लेने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसको इक्वल का निशान लगाऊंगा, यानी मैंने बेस जो है ये ओरिजिन पॉइंट जो है वो किसको मानना है, पिवट पॉइंट को। इसके इस तरफ वाला जो है वो कौन सा टॉर्क है, जो ये वाला जो फोर्स F1 टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये वाली जो F2 फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज। इट मीन्स यहाँ पर जो इस तरफ वाला है वो कौन सा टॉर्क होगा जी, F1 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, तो F1 मल्टीप्लाई बाय x1, इधर वाला क्या आएगा F2 मल्टीप्लाई बाय x2। इट मीन्स अगर इन ये 4 वेरिएबल हैं, इनमें से अगर 3 गिवन हो, चौथा फाइंड करना हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में हमें जो है वो पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर जो है वो आपको ना इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें हो सकता है हमें वेट ऑफ द रॉड फाइंड करना हो, जिसमें हो सकता है हमें कोई फोर्स फाइंड करनी हो। सो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस तरह के यूजुअल क्वेश्चंस जो आप पेपर में देखेंगे, प्रैक्टिस बुक्स में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। देखो जी, यूनिफॉर्म रॉड लोडेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। अब सपोज करें कि इसकी टोटल लेंथ हमें ना उसने बताई हुई है 4 मीटर और यहाँ बताया वो 1 मीटर। देखो रूल चेंज नहीं हो रहे, रूल बड़े सिंपल और बेसिक रूल 2 हैं। क्या, सारे डिस्टेंसेस जो फोर्सेस के हैं वो कहाँ से लेने हैं आपने, पिवट पॉइंट से। नंबर 2 मैंने जो है वो बता रहा हूँ कि जितना वेट ऑफ द रॉड कह रहा है तो वो हमेशा कहाँ एक्ट होगा, सेंटर के ऊपर। तो देखो पहले ना देखते हैं, उसने कहा वेट ऑफ द, तो वेट कहाँ आएगा, अगर ये टोटल 4 मीटर किया है तो जो सेंटर है वो तो 2 मीटर होगा। इट मीन्स कि वेट जो है वो यहाँ कंसीडर होगा, हमें वेट फाइंड करना रॉड का। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो जितने भी डिस्टेंस हैं वो कहाँ से लेने हैं, पिवट पॉइंट से, और इसी को मैंने जो है वो अपना क्या मानना है, रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ लगाया इक्वल। अब इस पिवटेड पॉइंट से जो लेफ्ट साइड है ये वाली जो फोर्स है वो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि ये वाली जो फोर्स है वो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज। इट मींस यहाँ 2 फोर्सेज हैं जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, एक 100 न्यूटन और दूसरा ये जो वेट ऑफ द रॉड है। इस तरफ वाला जो है वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग जो डायरेक्शन में क्या है, कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, वो एक ही है, वो कौन सी, 400। तो इस तरफ वाला एक ही टॉर्क होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरफ 2 टॉर्क होंगे, कौन कौन सा, एक इस वेट की वजह से और एक इस फोर्स की वजह से, जो कि 100 मल्टीप्लाई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने अभी अब आपसे कहा जितने भी डिस्टेंसेस लेने हैं वो हमेशा पिवट पॉइंट से लेने हैं। जैसे 400 न्यूटन, इसका यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो वेट जो है इसका भी, ये 2 मीटर पे है ना, तो वेट का यहाँ से डिस्टेंस जो है वो भी कितना होगा, 1 मीटर ही होगा, तो इसको भी हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि 100 ये वाली जो फोर्स है इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये सॉरी मोमेंट आर्म से डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, हम सेंटर से डिस्टेंस ही लेना, हमने मोमेंट ये पिवट पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो ये जो है वो कितना होगा, 3 मीटर। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 400 है, ये 300 है, तो वेट वुड बी इक्वल टू 400 माइनस 300, आंसर वुड बी 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन वुड बी द आंसर। सिमिलरली लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इसमें उसने कहा कि हमारे पास ना यूनिफॉर्म रॉड है और इट इज़ पिवटेड एट द पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। हमें जो है वो क्या करना है कि हाउ मच फोर्स नीडेड टू बैलेंस दिस रॉड, जो है वो फोर्स फाइंड करनी है जिसको बैलेंस करे। देखो बेटा इसमें भी जो है फुलक्रम सेंटर पॉइंट पे नहीं गिवन, उसने एट द पॉइंट ऑफ जो है वो 60 सेंटीमीटर उसको हैंग किया हुआ है। इट मीन्स कि जो पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होगा वहाँ पर जो है वो क्या एक्ट कर रहा होगा, वेट। अब उसका वेट हमें उसने बताया हुआ कितना, 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन उसका वेट है। अब बाकी सारा वैसे ही होना है। अब ये जो पिवट पॉइंट है ये जो है इसको हमने रेफरेंस बनाया था। अब जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज 2 फोर्सेज हैं, 5 न्यूटन और दूसरी वेट ऑफ दिस रॉड। हमें बताना है कि वो ये वाली फोर्स जो है वो कितनी रिक्वायर होगी इस रॉड को बैलेंस कर दे। पहले इस फोर्स को देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो पिवट से डिस्टेंस लेना, पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है ये 60 सेंटीमीटर पे है ना, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 0.6। तो यहाँ से लेके ये वाला आपने डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस जो है। अब देखो दूसरा प्लस, अब इस वेट जो है, वेट का हमेशा कहाँ एक्ट करता है, सेंटर के ऊपर। सेंटर 50 सेंटीमीटर पे है, तो इट मीन्स इसका यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा जी,
10 सेंटीमीटर मीन इसको हम कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय वट 0.1। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, ये जो फोर्स प्रोड्यूस करेगी वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और F मल्टीप्लाई बाय, अब गौर करें कि यहाँ पर जो है वो हमें जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो ये एट द पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर था, पिवट पॉइंट पे इसका डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 0.4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 3 + 10 13 और डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपके पास आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 0.4 एंड आंसर वुड बी 0। ये आ जाएगा जी 4/10 10 4 इंटू कैंसिल। इसका मतलब है यहाँ पर जो है हाउ मच फोर्स टू नीडेड दिस बैलेंस दिस रॉड, यहाँ पे जस्ट 10 न्यूटन जो है वो फोर्स रिक्वायर होगी। तो यहाँ भी हमने जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ किया है, यानी सम ऑफ ऑल दी जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फिर से देखें कि यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें दो फोर्सेस थी, एक 5 न्यूटन और दूसरी जो इस रॉड का वेट है। तो वेट हमेशा हमने कहाँ लेना है 50 सेंटीमीटर के ऊपर, वो हमने ले लिया। अब रूल वही है बेटा, रूल नहीं चेंज होने। हमने जो ओरिजिन है, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लेना है वो पिवट पॉइंट को लेना है। उसके जो राइट साइड वाले होंगे वो क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे, लेफ्ट साइड वाले काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। जैसे इसमें दो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, एक क्लॉकवाइज है, हमने उनको इक्वल करना है। तो अब देखो 5 का मैंने डिस्टेंस यहाँ से लिया 0.6, 10 का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया 0.1, बिकॉज डिस्टेंस से सारे हमने पिवट पॉइंट से लेने हैं। इसी तरह से फोर्स का जो डिस्टेंस मैंने इसे लिया वो 0.4, जो कि एक मीटर रॉड है। तो मीटर रॉड का जो टोटल लेंथ है वो कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। देन जो है वो हमने जस्ट इसको फाइंड करना है। सो यहाँ से इसका आंसर 3 आ रहा था, यहाँ से 1, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 0.4, आंसर इज़ 10 न्यूटन। इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह बेटा जो है कल मुलाकात होगी। कल के सेशन में जो है हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 की। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर जो है उसको नोट डाउन भी किया करें, साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अंडरस्टैंड करें, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्सेप्ट में या नॉलेज बेस, आप उसको रिवाइज़ करें। हेल्पिंग बुक जो है वहाँ से देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।